कुलदीप भारद्वाज, आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। कल ही जो चर्चा प्रारंभ की थी, आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार जो कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, पोस्टर जिनमें लिखा गया था मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, और उसके ऊपर अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 से अधिक केस FIR दर्ज हो चुकी हैं उसके अंदर। और इसी प्रकार की जो कुछ, हालांकि इसी प्रकार की तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हम दो विषयों को जोड़कर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। एक चर्चा हमारी वो भी रहेगी जिसके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर CBI ने 2 मंत्रियों और 2 और नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया था। वहां पर भी बवाल मचा हुआ। CBI ऑफिस के सामने वहां पर तृणमूल कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता इकट्ठे थे। सुनवाई पूरी हो चुकी थी शाम तक, और उसके बाद ममता बनर्जी ये कहते हुए वापस चली गई थी कि अब देखते जो कुछ करना कोर्ट ने करना। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार चारों लोगों को, जिन 4 लोगों को CBI ने गिरफ्तार किया था, उन चारों लोगों को जमानत मिल गई है। मैं इसकी पुष्टि और थोड़ी देर में कर दूंगा, जो इस समय तक की खबर है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़े हुए अखिल भारतीय जनसंघ से प्रमोद सोती जी। प्रमोद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आम आदमी पार्टी से अनिल शर्मा जी। अनिल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। अनिल जी, आपकी थोड़ी से नीचे की फोटो नहीं आ रही है, मेरा निवेदन है ठीक कर ले थोड़ा सा कैमरे को। और हरगोविंद अरोड़ा, पूर्व शिव सैनिक और वर्तमान में आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष। हरगोविंद जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं शुरुआत वंदे मातरम। वंदे मातरम का वंदे मातरम। हरगोविंद अरोड़ा जी, बाकी के 2 प्रतिनिधि हमारे साथ कल भी चर्चा में सम्मिलित थे, इसलिए मैं शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगा। उसके अंदर क्या मेरा कुछ कहने का, बोलने का, विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया गया है? और मैं इस बात में एक चीज जोड़ दूं, आपको भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार हुआ। पूर्व IAS ऑफिसर के विरुद्ध उन्होंने जब ट्वीट की कुछ तस्वीरें या वीडियो जो लाशें बह रही थी, उनके ऊपर 2-2 केस दर्ज कर दिए जाते हैं। उससे पहले शमशान घाट की फोटो खींचने के लिए योगी जी ने बड़े बड़े वहां पर होर्डिंग लगा दिए, अगर आप वीडियोग्राफी करते हुए पाए गए तब आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और उससे पिछले वर्ष का तो आपको मालूम है, नमक खाते बच्चों की रोटी दिखाना। कोविड के पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एक स्टूडेंट से जो पोछा लगा रहे थे उसकी वीडियो करने पर जिन पत्रकारों ने जो कुछ भी किया, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अब बताइए, क्या हम किस राज में रह रहे हैं? हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं या किसी तालिबानी व्यवस्था में? हरगोविंद जी। कुलदीप जी, आपसे केवल ये जानना चाहूंगा कि कहीं हमारे ऊपर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी जो अब हम ये कार्यक्रम आप कर रहे बिल्कुल ठीक हैं? कह रहे हैं। मैं भी शुरुआत में कहना चाह रहा था, हरगोविंद जी एक सेकंड, मैं भी शुरुआत में कहना चाह रहा था, इसीलिए हमने टाइटल रखा था कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। वैसे तो कहा जाता ना, मेरी आवाज सुनो। आपने कई प्रोग्राम मेरे साथ किए हैं, उसके अंदर मेरी आवाज सुनो टाइटल से, हरगोविंद जी। लेकिन अब ये ना धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो बात यही है कि कुछ नहीं भरोसा कल को क्या हो जाए। आप लाइमलाइट में आते हैं तो कुछ नहीं क्या हो जाए। हरगोविंद जी, बिल्कुल ठीक है, आपका वाजिब शुरुआत आपकी। मैं कुलदीप जी उन सौभाग्यशाली भारत के नागरिकों में से हूँ, हमारी जो 3 पीढ़ियां रही उन्होंने कांग्रेस विरोध की राजनीति की और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, और मैं स्वयं भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा जी। और 25 वर्ष मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया जी। लेकिन उस भाजपा के लिए, जो भाजपा लोकतंत्र के लिए, जिस जनसंघ ने, जिन अटल आडवाणी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी जी, जेलों में रहे। इवन आप जानेंगे, मेरे पिताजी ने भी इमरजेंसी में संघर्ष किया और मेरे रियल चाचा जी वो सिकंदर बख्श जी के साथ जेल में बंद रहे। और आज दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के लिए लोगों ने तो केवल बातें की होगी, जिन्होंने कुर्बानियां दी आज वही लोकतंत्र की हत्या करें, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा जी। और रही बात, जहां तक आपने कहा धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, अब कमोवेश परिस्थिति तो पूरे देश में वही है। पप्पू यादव जी के विषय में आप देख लीजिए जी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न करना क्या कोई अपराध है? जनता यदि अपनी चुनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न करेगी तो वो किस माध्यम से करेगी? आगे हम किस माध्यम से करते आए? जब तक कांग्रेस का शासन था, यही पोस्टर के माध्यम से, किसी सभा के माध्यम से
इसी प्रकार से ही तो करते रहे जी। तो आज अगर प्रश्न करेंगे और वो हम सरकार विरोधी और देशद्रोही करार दिए जाएंगे तो फिर ये तो मेरे हिसाब से तानाशाही हुई। जी चलिए, अरोड़ा जी मैं आगे बढ़ता हूँ प्रमोद सोती जी के पास, अखिल भारतीय जनसंघ से दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष। सोती जी मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से अभी हरगोविंद अरोड़ा जी कह रहे थे कि भाई अगर हम इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा लोक सेवक अवज्ञा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया, हालांकि कल आपने भी इसको प्रायोजित तरीके से बताया था। आपका जवाब आप जवाब दें, मैं उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि जो ताऊ ते साइक्लोन था मुंबई में, आज एयरपोर्ट 11 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है और कोंकण क्षेत्र के अंदर 6 लोग मारे गए हैं इस साइक्लोन के अंदर। सोती जी किसके सामने गुहार लगाएं, फिर आप ये बताएं और कैसे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा जी। ये मेरे पास एक किताब है प्रोफेसर बलराज मधोक जी की जी। मैं अभी इसको देख रहा था, इसके अंदर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से संसद में जी। एक प्रश्न किया था जी। और ये लिखित में है जी। वो कहते हैं जब आप स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री हैं, जी। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था, उसका वो जवाब जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाए और बहुत गुस्से में हो गए थे। यदि आप अपने पुराने विचारों को नहीं छोड़ सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री रहने के योग्य नहीं हैं। ये बलराज मधोक के लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू के प्रति टिप्पणी थी। जी। तो व्याख्या है जी। क्रोध, अगर कोई बात गलत हो उसके दर्ज करने के, मैंने कल भी कहा था, कई सारे तरीके हैं। हम अदालत जा सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से कह सकते हैं, मंत्री से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। लेकिन पूछ कैसे सकते हैं? अपना नाम बताकर, अपना पद बताकर और अपनी गरिमा बताकर कि हम इस तरीके से आपने जो ये कार्य किया है ये बहुत गलत है, निंदनीय है, हम इसका विरोध करते हैं। जी। एक भारत का संविधान है, उसके आर्टिकल 19 के अंदर 19(1) क के अंदर उन्होंने लिखा है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। वाक स्वातंत्र्य क्या है? अभी जैसे वैक्सीन के ऊपर चर्चा चल रही है कि करोड़ों वैक्सीन हमने उस समय भेज दी, तो मोहन भागवत जी ने भी अभी कल ये बयान दिया है कि सरकार ने जो कुछ किया वो जानबूझ के नहीं किया, सोच समझ कर नहीं किया, बल्कि नासमझी में किया। तो क्या भगवत जी के ऊपर केस दर्ज होगा? अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि मेरे को गिरफ्तार करो, मैं भी इसके ऊपर इसका समर्थन करता हूं। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार तो इमरजेंसी को छोड़ के हर समय रहा है। 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, तो हमें सवाल करने का, सवाल पूछने का अधिकार है और रहना चाहिए। केवल 2-2.5 साल का इमरजेंसी का टाइम छोड़ दें, या इंदिरा गांधी का जो सेकंड टेन्योर था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उस टाइम को अगर हम छोड़ दें तब सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद सवाल पूछने का अधिकार पहले भी था। ठीक है सोती जी, एक टिप्पणी पहले हम अनिल शर्मा जी से लेते हैं, फिर आगे की चर्चा इसी प्रकार जारी रखेंगे। अनिल शर्मा जी, हालांकि आप ही के नेता ने अब ये स्वीकार किया है या कहा है दुर्गेश पाठक ने कि हाँ हमने लगाए पोस्टर, ठीक है साहब। अब पहली चीज तो बताइए, जो ऐसा अभी सोती जी कह रहे थे पोस्टर तो पहले भी लगते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस समय जो लोग थे, चाहे वो भाजपा के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, क्या वो अपनी फोटो या नाम या पता लिख कर कहते थे कि हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं? अनिल शर्मा जी, आपकी टिप्पणी, प्रारंभिक टिप्पणी। सर, जो ये पोस्टर लगाए हैं आम आदमी पार्टी के हमारे जो युवा अध्यक्ष है हमारे दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये पोस्टर हमने लगवाए हैं जी। तो पोस्टरबाजी जो आज से नहीं, बहुत पहले से लगते आए हैं। पोस्टरबाजी के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज जो सरकार जो कर रही है ये मनमान तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है ये तालिबान वाले रूल के हिसाब से चल रही है। संविधान का यहाँ पे हनन हो रहा है। हमारे संविधान के में जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है उसका बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है ये पूर्ण रूप से एक स्टेट गवर्नमेंट को
डाउन करने में लगी हुई है। अभी जो पश्चिम बंगाल का ये केस आया है, आज जो उसके ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और चारों में आज उनको अभी सुनने में आया कि जमानत पे हो गए हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो 2 पूर्व जो उनके सहयोगी रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी और घोष जी, वो भी पहले इसी केस में दोषी रहे हैं। क्या उनका नाम इसमें नहीं आना चाहिए था? क्या सीबीआई ने उनसे नहीं पूछना चाहा था? लेकिन सीबीआई लगता है एक तोता बनकर रह गई है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए अनिल जी, आप वहां तक पहुंच गए, मैं अभी शुरुआत दिल्ली से करना चाह रहा था। आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं अरोड़ा जी। बाद में एक चीज और कह दूं सोती जी, इसमें उसके अंदर आपने कहा भाई इसका एड्रेस छपा होना चाहिए था या आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए थी, कौन आदमी इस प्रकार की डिमांड कर रहा है। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, खाली पोस्टर नहीं है, फेसबुक और ट्विटर पर भी ये पोस्टर गए, वहां तो सबकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। अरोड़ा साहब, अब आप आगे चर्चा बढ़ाएं खोल के, फिर अब हम चर्चा को खोलते हैं इसके बाद। अरोड़ा साहब अब बोलिए। अभी मेरे बड़े भाई ने भारतीय जनसंघ का बलराज मधोक जी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि लोकसभा में वो पंडित नेहरू जी से प्रश्न करते थे। अटल जी के तो विषय में शुरू से ये रहा, अटल जी सबसे मेरे ख्याल से पहले ही सांसद हुआ करते थे भारतीय जनसंघ। तो जब अटल जी प्रश्न पूछते थे तो संसद की कार्रवाई के पश्चात नेहरू जी स्वयं उनकी पीठ थपथपाते थे और उन्हें अप्रिशिएट करते थे। ये लोकतंत्र था जी। और अभी जो दूसरा उदाहरण दिया बंगाल का, मेरे दूसरे साथी मेरे बंधु ने, तो बंगाल में मंत्रियों ने थोड़ी सी गलती कर दी जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं कर ली? वरना वो भी उस वॉशिंग मशीन में जाकर क्लीन चिट मिल जाती जी। तो अब गलती की है तो भुगतेंगे, भुगतनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए, मैं इसमें एक चीज और, भाजपा में ना जाने की गलती जी, ना जाने की गलती। सोती जी सीधी सी बात है। अब चलिए, जब हम बंगाल तक पहुंचे हैं, दिल्ली से होते हुए बंगाल की भी चर्चा हो ही रही है इसके अंदर, तो आपको भी मालूम है इसके अंदर 2016 में केस खुला था इलेक्शन से पहले, आपको जानकारी होगी इस संदर्भ के अंदर। अब प्रश्न ये है कि आज 4 लोगों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और उस केस में जिसमें 7 नेता करते, उसमें मुकुल राय भी थे, शुभेंदु अधिकारी भी थे। मुकुल राय वहां पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसा कि अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे। शुभेंदु अधिकारी वो बीजेपी में पहुंच गए ना, जी जी, वॉशिंग मशीन में होते हुए गए हैं, बोल दूं वो दोनों लोग जी। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है, अगर उनसे पहले की अगर एक चर्चा कर ली जाए, तो राज्यपाल का अधिकार क्या है? क्या राज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? एक चीज और, क्योंकि गिरफ्तारी के अधिकार का अर्थ गिरफ्तार ही कर लिया जाए नहीं होता है। सोती साहब, जैसा अभी अरोड़ा जी ने कहा वॉशिंग मशीन, तो ये शब्द पहले बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि कांग्रेस में अगर कोई ज्वाइन कर लेता था। भाई साहब एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में बाधा दे रहा हूँ। भाजपा का भी तो कांग्रेसीकरण ही तो हो गया है। अभी वो वहीं आ रहा हूँ, जारी रखें आप। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। तो भाजपा वाले जो कांग्रेस को कोई किसी और पार्टी का कोई नेता छोड़ के जाता था तो कहते थे अब ये शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया जी। अब आप देखिए बीजेपी है क्या? बीजेपी में 159 एमपीज आज की तारीख में वो कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के कैडर के कार्यकर्ता थे, या कुछ लोग ऐसे उसमें पहुंच गए जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिनके ऊपर सीबीआई के केस चल रहे थे, ईडी के केस चल रहे थे, वो भाजपा में चले गए तो वो साफ सुथरे हो गए और वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहन करके बाहर आने वाले हो गए। तो भाजपा का तो कांग्रेसीकरण हो चुका है। इस कांग्रेसीकरण को समाप्त करने के लिए हमें और आपको उस लोकतंत्र व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करने के लिए आगे आना होगा। कि भागवत जी ने भी कह दिया, भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जो कुछ हो रहा है उससे वो प्रसन्न नहीं है। एक बार पहले भी उनकी स्टेटमेंट आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि भाजपा पर अब आरएसएस का अंकुश नहीं रहा और मोदी जी जो है वो निरंकुश होकर के शासन कर रहे हैं। अरोड़ा साहब मुझे एक जानकारी दीजिए, संघ पर तो भाजपा का अंकुश आ गया ना। अरोड़ा जी मुझे एक जानकारी दीजिए। अरोड़ा जी, लेकिन भाजपा पर नहीं।
अरोड़ा हाँ, जी, अब ये परिवर्तन है अटल आडवाणी के युग में और मोदी जी और अमित शाह जी के युग में। ये अंतर है कि उस समय संघ का प्रभाव पार्टी पर था, पार्टी का प्रभाव संघ पर है जी। तो संघ का सामान्य स्वयंसेवक भी भाजपा की बात मानना अधिक पसंद करता है, ना कि संघ प्रमुख की। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। अरोड़ा जी, मुझे एक जानकारी दीजिए, इसका अर्थ तो ये हो गया कि अगर मुझे अपनी आवाज कम या ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म पर उठानी है और उठाने के बाद मैं इस चीज से बेफिक्र रहूं कि भाई मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका मतलब मुझे बीजेपी में चले जाना चाहिए और किसी पार्टी के अंदर आवाज उठाएंगे तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या उन विपक्षी दलों की निष्क्रियता इसके पीछे एक बड़ा कारण है? देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि आपको आवाज, ये मुझसे प्रश्न या अरोड़ा साहब आप ही से प्रश्न है? जी जी, पहले तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आवाज उठानी क्यों है और किसके लिए उठानी है और सुननी कौन रहा है और उस पे राजनीति में नैतिकता ही कहां है जो कोई इस पे अमल करे। कल को ये सारे शब्द उस सत्तारूढ़ दल के लिए थे जिसका हम वर्षों से विरोध कर रहे थे जी। अब वो शब्द सारे लागू नहीं हो सकते। और एक दूसरा प्रश्न आपने किया, कृपया उसको दोहरा दें। तो मैं भी आता हूं, मैं अनिल जी से मैंने प्रश्न यह किया था कि भाई क्या विपक्ष की निष्क्रियता के कारण, हालांकि अब विपक्ष जैसी वस्तु ज्यादा बची नहीं है, इसी के कारण सामने वाला ज्यादा हावी होता जा रहा है? क्योंकि ट्विटर खेल लिए, थोड़ा बहुत फेसबुक पर खेल लिए, जमीन पर कोई उतरा नहीं तो सामने वाला जो एक्शन ले। अरोड़ा जी, आपका ये नाक से ऊपर का हिस्सा कट रहा है, थोड़ा वीडियो ठीक कर लें। वर्तमान में भारतीय राजनीति में ये आपका प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कारण कि आप जिन विषयों को लेकर आपने अभी बात की कि कैसे कोई विपक्ष में नेता नहीं है, ये तो अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही साबित हो गया। असम और बंगाल का चुनाव, आप उसके मूल कारण को देखिए, उसमें विषय महत्वपूर्ण क्या था? विदेशी घुसपैठिए, विशेष तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठिए। लेकिन अब बात आती है विपक्ष के नेतृत्व पर, क्योंकि असम का जो गठबंधन था उसमें स्थानीय नेतृत्व सक्षम था ही नहीं, नेतृत्व कहीं था ही नहीं, इसीलिए वहां भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बना गई। लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का नेतृत्व था जिन्होंने पार्टी को धूल चटा दी। अब टोटल 5 प्रांतों में 822 विधायकों के चुनाव हुए। आप ये बताएं उन 822 में से कितने विधायक भाजपा? आपकी वीडियो अटक गई है अरोड़ा साहब, तो मैं तब तक अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, अनिल जी, आपकी पार्टी आंदोलन के लिए जाने, अरोड़ा जी आता हूं, आपकी वीडियो अटक गई थी, अभी आता हूं। अनिल जी, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए के माध्यम से आई थी और आंदोलन के लिए जानी जाती थी। क्या कारण है कि अब आपकी धार जो है वो बेदम हो चुकी है और इसीलिए अनेकों लोग आपको बीजेपी की कहीं ना कहीं बी टीम भी ठहरा देते हैं, ऐसे भी लांछन लगते हैं? देखिए, हमारी जो आम आदमी पार्टी है जी पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करती है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और स्वाभिमान के साथ निसंकोच होकर के निस्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। वो केजरीवाल की नीतियों गतियों करनी उनको सही रूप से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी को जो दिल्ली में विकास हो रहा है वो चीज हजम नहीं हो पा रही है। अब जो रही कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं, कुछ एमपी एमएलए ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर एक बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर उन पर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई घोटाला चल रहा है, उस बात को स्वीकार, उससे बचने के लिए वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। कुछ इन नेताओं में अपना स्वाभिमान खो दिया है, इन्होंने अपनी जिम्मेवारी खो दी है और महत्वाकांक्षी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। इस महत्वाकांक्षी को देखते हुए ये लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। कोई लगता है कि बीजेपी में जाने के बाद हमारे सारे केस, हमारी सारी फाइलें जो बंद हो जाएगी। जी, सोनी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता जैसे राहुल गांधी ने कह दिया
कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने, और सब कांग्रेसियों ने समझो अपनी डीपी लगाई हुई है, सबने वही पोस्टर लगाया हुआ है। ये लोग आजकल ट्विटर ज्यादा खेलने लगे, और आज भी भाजपा की एक खासियत है कम से कम, और वही कुछ तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी सीबीआई को ऑफिस के बाहर जिस प्रकार वो लोग एकत्रित हो गए, तो क्या जो दम आज अभी टीएमसी में या बीजेपी में अभी कहीं ना कहीं जिस चीज का दम है, वो सारी की सारी चीजें कांग्रेस से तो लगभग नदारद है। आम आदमी पार्टी भी उस चीज को कहीं खोती जा रही है, या बीजेपी के बनाए मकड़ जाल में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी फंस गई है। सोती जी, आपने जो बाद में शब्द इस्तेमाल किया, मकड़ जाल में फंस गई जी, वाकई में सभी पार्टियां जितनी भी विरोधी दल हैं वो सब बीजेपी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं जी। वो जैसे ही कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं, उनको ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी कोर्ट का, कभी किसी और चीज, वो तो आम सर, इस बार मैं आपकी बात रोक रहा हूँ सोती जी, बंगाल के चुनाव में तो एनआईए तक भी इन्वॉल्व कर दिया गया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मकड़ जाल में इसलिए फंस गए कि हम बाहर तो निकल नहीं सकते, अब ट्विटर पे खेलना है, फेसबुक पे खेलना है, या व्हाट्सएप पर खेलना है। बाहर निकले तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जरा सा ही बोलते, तो विरोध कहाँ प्रदर्शन करें? विरोध का यही करेंगे ना जी। और आजकल ये अच्छा माध्यम है, बाहर कहाँ जाए? जी, अरोड़ा साहब, अरोड़ा जी क्या कहना चाह, अरोड़ा साहब? असल में ना, मैं आपको सोशल मीडिया का ही एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण दूं कि संघ का अपनी वीडियो ठीक कीजिए, आपका चेहरा नहीं आ रहा है, आपसे नीचे का चेहरा नहीं आ सेवक रहा हूँ जी, और भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, क्योंकि अभी बंधुवर ने जिक्र किया कि वर्तमान लोकसभा में भाजपा के जो 152 सांसद हैं वो पार्टी के मूल काडर नहीं है जी। तो ये बात कहाँ उस पर आई कि ना तो आप पार्टी को आत्मनिर्भर कर सके, ना आप देश को आत्मनिर्भर कर सके। तो आपने क्या किया? क्योंकि बंगाल में भी विधानसभा में जितने चुनाव में अधिकतर प्रत्याशी थे वो सारे टीएमसी से मंगवाए गए थे, इंपोर्ट किए हुए थे। और यदि किसी कारणवश अगर बंगाल में बीजेपी की मेजोरिटी आ जाती तब भी मुख्यमंत्री टीएमसी का ही तो होता, क्योंकि मूल काडर तो वो टीएमसी का ही था, कल तक विधायक तो टीएमसी का ही था। और दूसरी बात, अभी हमारे लिए गर्व की बात है, हम ये कहा करते थे कि इजराइल मुंह तोड़ जवाब देता है, इजराइल मुंह तोड़ जवाब देता है। अभी भी बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इजराइल ने ऐसा कर दिया और यहाँ के विपक्षी दल तो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अरे साहब, इजराइल ने क्या फिलिस्तीन को फ्री में वैक्सीन बांटी थी अपने शत्रु राष्ट्र को कि ये आप वैक्सीन ले लो, कल को जब हम चुनाव हार जाएंगे तो ये आपके पटाखे जलाने के काम आएंगे? अरे क्या साहब, जब तक हम विपक्ष में होते हैं तो पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र होता है, और सत्ता पक्ष में आते ही हमारा पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग जाता है? जी, मैं अब वापस अरोड़ा साहब, जो मूल मुद्दा था जहां से हमने शुरू किया था कि दिल्ली के अंदर जो इतनी गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुई, दर्ज हुई, इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा। आपने संपत्ति विरूपण का केस बना दिया, आपने लोक सेवा अवज्ञा कानून में गिरफ्तार किन लोगों की किया? ज्यादातर आप लोगों ने वो जो झाड़ी वाले मजदूर थे, 100, 200, 400, 500 रुपए लेने वाले, उन लोगों को गिरफ्तार किया। संपत्ति तो बहुत सारी विरूपित हुई है। आप कहीं भी मेट्रो के नीचे चले जाइए, लगभग हर दूसरे या तीसरे पिलर के ऊपर अनेकों पोस्टर चिपके हुए। क्या बेहतर नहीं होता संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी पुलिस भी 1-2 और भी केस दर्ज कर लेती, या कहीं ना कहीं ये संवैधानिक व्यवस्था ना आके जैसा कहा जा रहा है, मैं भी धीरे धीरे बोलूं, मोदी जी वाली व्यवस्था है क्या? अरोड़ा साहब, देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात तो अब तक क्या है कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और लोकतंत्र को स्वस्थ कैसे रखना है, साफ सुथरा कैसे रखना है, वो भारत के प्रत्येक नागरिक पर निर्भर करता है, उससे अधिक जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है जो चुनकर आते हैं, और उससे अधिक वो दायित्व तो उनका बन जाता है जो लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। क्योंकि आचरण वो लोग कैसा करते हैं उसी को देख के आने वाली पीढ़ी अपने नैतिकता के मापदंड तय करती है जी। अब हमारे
भी तो कुछ आदर्श रहे होंगे जिनको देखकर हम कोई पैसा कमाने के लिए तो राजनीति में आए नहीं थे। और जिस समय मुझे ध्यान है हम अपने घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते थे तो इतना खौफ होता था कांग्रेस का उस क्षेत्र में कि घर पे झंडा लगाना भी एक अपराध होता था। और ये भी तय होता था कि हमारा प्रत्याशी हारेगा ही हारेगा, लेकिन तब भी जी जान से एक एक वोट के लिए पार्टी के लिए प्रयास क्यों करते थे? क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना था। एक मिशन के लिए आए थे, एक विचार के लिए राजनीति में आए थे। वरना उस टाइम कांग्रेसियों के साथ ऐसे ही अभी अपने बंधु अनिल जी ने कहा कि महत्वाकांक्षा वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, महत्वाकांक्षा थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, विचारधारा के लिए महत्वाकांक्षा थी। अटल आडवाणी जी आदर्श थे, उनके साथ चलते थे जी। तो वरना हम भी उस टाइम कांग्रेसियों के साथ लगते, हमें भी मिट्टी के तेल का डिब्बा मिल जाता। मतलब आनंद लेते, क्यों मार खाते, क्यों डंडे खाते। सोती जी मैं आपसे अगर प्रश्न करूं अरोड़ा जी की बात पर ही, तो इसका मतलब पहली चीज तो है कि कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है इस समय विपक्ष में जो बैठे हैं कांग्रेस और बाकी लोग, एक चीज। और दूसरी चीज एग्जैक्टली क्योंकि उन लोगों ने जीवन भर सत्ता का सुख भोगा है, उन्हें सड़कों पर निकल कर गर्मी में धूप में आंदोलन करने का कोई अनुभव नहीं है। मार खाने के लिए वो लोग डंडे खाने के लिए इतने तैयार नहीं है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी वाले लोग थे ये तो पिटे भी। ये अनिल शर्मा जी जो बैठे हुए इनकी तो टांग जब टूटी थी, बुरी तरीके से टांग टूटी थी। अब इनकी पार्टी की विल पावर कहां चलेगी अगर मैं कांग्रेस को साइडलाइन कर दूं तो? सत्ता में तो वायरस है ही अच्छा। कांग्रेस सोती जी जैसा हर गोविंद अरोड़ा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में बीजेपी डर के काम करती थी, बीजेपी डर के काम नहीं करती थी। कांग्रेस का कोई इतना हुआ उस वक्त नहीं था। मैंने डर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने कहा उनका इतना खौफ था कि सामान्य नागरिक डरता था। डर एक अगर संघ का और भाजपा का मूल कार्यकर्ता डरता तो उनको सत्ता से उखाड़ ही ना पाता। वही मैं कह रहा हूँ कि खौफ नहीं था, लेकिन क्योंकि सत्ता में हम थे नहीं इसलिए हमें ये डर रहता था कि कहीं कांग्रेस वाले हम जीत ही नहीं पाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या पहले इनकी बात सुन ले, फिर बीच बीच में अगर इंटरप्ट होगा तो कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा जी। एक एक करके नहीं सोती जी आप बोलिए आप आखिरी राउंड में चलेंगे इसके बाद में, आप बोलिए सोती जी। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी विल पावर है वो विल पावर विपक्ष की कह रहा हूँ, हमारी नहीं विपक्ष की, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने 50 साल के लगभग इस देश को भोगा, राज किया। और ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ, देश में बहुत सारे काम भी हुए। आज उसी का हम फल भोग रहे हैं कि उन्हें बेच करके हम पैसा कमा रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। चलिए अब मैं आखिरी राउंड की तरफ चल रहा हूं कि जो उस जमाने में हुए थे और आज नहीं हुए। नौकरियां मिलती थी उस वक्त, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और यूपीएससी और एसएससी में लाइन लगी रहती थी और नौकरियां। चलिए वापस अपने क्लोजिंग रिमार्क का मैं ओवर टाइम कर रहा हूं। मैं आखिरी रिमार्क, मेरा निवेदन है, कई बार क्या होता है हम लोगों की जो आवाज है वो 3 से 4 सेकंड के गैप पर जाती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब मेरा आखिरी प्रश्न, सबसे पहले अनिल जी आप ही बता दीजिए कि पहली चीज तो आप वो कहते हैं ना वो चांद जाने कहां खो गया, एक तो आप लोगों की जो क्षमता जो तरीका, मैं फिर कहूंगा आप बीजेपी के बनाए मकड़ जाल में फंस गए मेरे अनुसार, लेकिन क्या इसी प्रकार चलते रहने को जहां हम आवाज ना उठा पाए, कोई वास्तविकता बताएं तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाए और आम आदमी कब तक कोर्टों के चक्कर काटेगा, कहीं और जाएगा आम आदमी? तो क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? क्या ऐसे ही जिया जाएगा? अनिल शर्मा जी आखिरी रिमार्क जल्दी थोड़ा सा। भारद्वाज जी देखिए, आम आदमी पार्टी जो अच्छा विपक्ष बन के उभर रहा है। आज आम आदमी पार्टी जो टक्कर दे रही है बीजेपी के, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी दे पा रही है। विपक्ष में 2 ही बंदे रह गए, ममता बनर्जी या आप पार्टी। अब देखिए हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे पोस्टर लगा रहे थे लेकिन उसमें गरीब लोग मारे गए। हमारी आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय जी व ध्रुवेश पाठक जी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि अगर ताकत है तो बीजेपी वाले हमें गिरफ्तार करके दिखाए। तो क्यों, कहाँ गई दिल्ली पुलिस, क्यों गिरफ्तार नहीं करती? अब क्योंकि प्रभावशाली आदमी या संगठन उस पर हाथ नहीं डालना चाहती। इनकी सर ताकत है तो दिखाएं, आपने वहां से कह दिया आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने सड़क पर उतरकर इस तरीके का विरोध किया और कोई क्या कि पेंडेमिक काला बाहर नहीं निकल सकते? पिछले सप्ताह आदेश गुप्ता
सड़क के ऊपर उतर कर जाकर और विरोध प्रकट करके आए हैं। आज तक उनके ऊपर लोक सेवक अवज्ञा कानून का विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक भी, मैं पूछना चाहता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी, आखिरी प्रतिक्रिया प्लीज आज के कार्यक्रम की। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना दा, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। मतलब कुल मिलाकर हम बर्बादी की तरफ बढ़ने लगे, आपका ये कहना है? हम नहीं बढ़ने लगे जी, लोकतंत्र की दुर्दशा ना हो। हाँ, कहीं आप भी तो धीरे धीरे नहीं बदल रहे, धीरे धीरे बोल कर सुनना ले। दुर्दशा ना हो, सबको बोलने का स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राष्ट्र में है अधिकार हो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर, हमारे आचरण पर पूरे विश्व की निगाह होती है जी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। सोती जी, आखिरी रिमार्क, क्या वो कहते हैं, क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? लोकतंत्र इसी का नाम है कि 15 जहां पर मैं आवाज ना उठा पाऊं अपनी कहीं भी, मैं हर आदमी क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा जाकर। 15 डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि डॉक्टर कफील का आपको याद है ना, हाई कोर्ट से जमानत के बाद भी उनको बाहर नहीं आने दिया गया था डॉक्टर कफील को, और वापस बंद कर दिया गया था सोती साहब। हाँ जी, मैं वही और सुप्रीम कोर्ट में ने जब पूछा वैक्सीनेशन की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, तो केंद्र सरकार ने बताने से मना कर दिया। क्या यही लोकतंत्र है क्या सोती जी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 या 5 टिप्पणियां केंद्र सरकार के विरुद्ध की हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करते हुए ये कह रही है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हम क्यों और हम क्यों बताएं। तो यही लोकतंत्र है आपकी नजरों के अंदर? मेरी नजरों में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का अंत है ये। लोकतंत्र का अंत, ठीक है। आज के इसी नोट के साथ आप सब लोग हमारे साथ बढ़े, हालांकि थोड़ा बहुत विषयांतर इधर उधर होते हैं, लेकिन आपका नमस्कार इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और आपके विचारों से और लोगों को भी प्रेरित भावयुक्त करने के लिए मैं कुलदीप भारद्वाज, प्रमोद सोती जी आपका, अनिल शर्मा जी आपका और हरगोविंद अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसी नोट के साथ कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जरूरी है। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।